और ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन है, इनके हिसाब से ही आपकी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर आपके आते हैं ही, सी, इट, वी, यू, दे, आई या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है, जो मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर यूज होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर। और बाकी ऑब्जेक्ट के स्थान पर कैसे यूज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए, ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था पीछे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर देखिए पर्सन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है इसमें सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के जो वर्ड्स होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। और यहाँ पर अबाउट का मतलब है कि मैंने इनके बारे में कुछ लिखा है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पर्सन है इसमें सिंगुलर में आता है आपका आई। आई को हिंदी में हम बोलते हैं मैं, ये तो आपको पता है। और वी ये आता है प्लूरल में, इसको वी को हम हिंदी में बोलते हैं हम। तो आई का मतलब हो गया मैं और वी का मतलब हो गया हम। अब देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के बारे में जब बात की जाएगी। अब जैसे कि मैं इस वीडियो को अकेला बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगुलर का इस्तेमाल करूंगा। और यदि मैं एक से ज्यादा होता, यदि हम 2 होते, 2 से ज्यादा होते, तब मैं यहाँ पर प्लूरल का इस्तेमाल करता, यानी कि वी का, अपने लिए वी का इस्तेमाल करता, क्योंकि हमारी पूरी टीम है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। अब फर्स्ट पर्सन में मुझे ये देखना होगा कि हम सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। अब मैं अकेला हूँ तो मैं आई लिख दूंगा, यदि मैं मेरे साथ एक व्यक्ति और है या फिर 2 से हम ज्यादा हैं तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है या फिर जो काम को करता है ना, तो उसमें जो काम को करने वाला है उसी को आप फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। सेकंड देखिए, जो आपका सेकंड पर्सन है इसमें आप सिंगुलर में भी यू का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी यू का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा कि आप एक व्यक्ति के लिए भी तुम का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि तुम चले जाओ, एक के लिए आपने बोल दिया। अब एक से ज्यादा यदि बैठे हुए तब भी आप बोल देते हैं भाई तुम चले जाओ। तो मतलब आपने एक के लिए भी तुम का इस्तेमाल किया और 2 के लिए भी तुम का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या है कि यू को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन होता है ना, इसका मतलब होता है जो सुनता है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब मेरी बात को सुन कौन रहा है, मेरी बात को सुन रहे आप, तो आप यहाँ पर क्या हो गए, आप हो गए यहाँ पर सेकंड पर्सन। ठीक है, तो जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। अब जैसे कि हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। समझ में आया, जो बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला वो सेकंड पर्सन, जिसकी बात होगी वो थर्ड पर्सन। अब देखिए, अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। बाई चांस मैंने बोलना बंद कर दिया और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब आप फर्स्ट पर्सन बन जाओगे और मैं आपकी बात को सुनूंगा तो मैं बन जाऊंगा सेकंड पर्सन, और आप मुझसे जिस भी चीज के बारे में बात करोगे तो वो बन जाएगा आपका क्या, थर्ड पर्सन। अब मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं किसी व्यक्ति के बारे में कि भाई वो जो व्यक्ति है ना वो बहुत बुरा है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला है, यहाँ पर मैंने बोला है वो जो व्यक्ति है ना वो बहुत बुरा है। तो यहाँ पर बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पर्सन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको पर्सन कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब भी तो था उसमें, सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब की हो सकता है कि आज तक आपने 3 फॉर्म देखी हो वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि हम और थोड़ा सा जो खोलकर देखें तो यहाँ पर वर्ब की 4th फॉर्म और 5th फॉर्म ये भी होती है। ठीक है, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ज्यादातर आपकी प्रेजेंट में यूज होती है, जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट में यूज होती है, जो थर्ड फॉर्म है ये ज्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज होती है।
जो फोर्थ फॉर्म है ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज होती है। ठीक है, अब जैसे गो होता है, गो का मतलब होता है जाना। गो का क्या मतलब होता है? जाना। तो गो अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, और फोर्थ फॉर्म हो गई गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो गई गोज। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम जो पढ़ते हैं ना कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, असलियत में वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस पढ़ते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यदि आपको टेंसेज आते हैं तो असलियत में वो आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से डू होता है। ये जो डू है ना, ये आपका मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। मेन वर्ब में इसका मतलब होता है करना। देखिए डू, डू की सेकंड फॉर्म होगी डिड, थर्ड फॉर्म होगी डन, फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी डज। तो डू डिड डन डूइंग डज। ठीक है, इसी तरह से जो ईट होता है ना, ईट को कहते हैं हिंदी में खाना। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और फोर्थ फॉर्म होगी ईटिंग, और उसके बाद ईट्स हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर तो मैंने 3 ही वर्ब की फॉर्म्स लिखी है, इसके अलावा बहुत सारी होती हैं। तो आपको सभी को याद करने की या फिर रटने की जरूरत नहीं है। जो आपकी डेली बेसिस की होती है, यानी कि जिन्हें आप रोजाना बोलते हैं ना, जिन कामों को आप रोजाना करते हैं बोलते हैं, उन सबको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। और कॉपी में लिखने के बाद उन सबको पहले तो हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखने के बाद गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। उसके बाद देखिए आपके पास हिंदी में हो जाएगी, इंग्लिश में हो जाएगी, और उन इंग्लिश के वर्ड्स को आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे आसान भाषा होगा, मतलब आसान रास्ता होगा जिससे कि आप आसानी से वर्ब की फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो हमने देख लिया क्या होता है। सब्जेक्ट के अंदर होता है पर्सन कॉन्सेप्ट। पर्सन कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमें ये तो पता चले कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को। पर्सन कॉन्सेप्ट तो हमने पहचान लिया, सब्जेक्ट के अंदर होता है, उसमें 3 तरह की चीजें आई हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। कर्ता का हिंदी में मतलब यदि इसको खोलकर देखें तो इसका अर्थ होता है वाक्य में काम को करने वाला। जो भी काम को करने वाला होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। अब जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब ये जो पढ़ाने का काम है ना, इसको कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मैं आपका क्या हूँ? मैं आपका सब्जेक्ट हूँ। अब सब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे? पर्सन के टर्म में। तो पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये आएंगे। अब मैं यहाँ पर काम को करने वाला भी हूँ और मैं बोलने वाला भी हूँ, तो इसका मतलब हो गया मैं सब्जेक्ट भी हूँ और मैं फर्स्ट पर्सन के अंदर आता हूँ। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर मैं हूँ क्या? फर्स्ट पर्सन के अंदर मैं सिंगुलर हूँ, प्लूरल हूँ, तो मैं हूँ सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैं हो गया आई। ठीक है, तो यदि अब एक से ज्यादा होते तो हम वी का इस्तेमाल करते। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सीता घर जा रही है। सीता क्या कहाँ जा रही है? घर को जा रही है। ठीक है, तो घर को जो जाने का काम है वो कौन कर रही है? सीता कर रही है। तो काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। तो सीता ने किया है घर जाने का काम, तो सीता हो गई आपकी सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? सीता इज गोइंग होम। तो सीता आपकी सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये गोइंग आपकी वर्ब है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर गोइंग मतलब जो वर्ब है वो आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो उसी के हिसाब से बनेंगे। तो काम को करने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सीता क्या है? डूअर है, यानी कि काम को करने वाली है। अब यहाँ पर है वह खेलता है। तो कौन खेलता है? वह खेलता है। वह कौन है? वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। वैसे तो ये जो वह है ना, ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है। हम जैसे मैं बोलने लगूं आपसे कि भाई वह खेलता है, यहाँ पर तो मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो ये आपका थर्ड पर्सन के अंदर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? काम को करने वाला। तो वह खेलता है, तो ही प्लेज। ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का था, और जो नीचे वाला ये ही प्लेज है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। राहुल जा चुका है, तो जाने का काम किसने किया है? राहुल ने। तो राहुल कौन है? सब्जेक्ट है, तो राहुल मतलब सब्जेक्ट। अब राहुल जा चुका है, टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो काम को करने वाला राहुल है, तो राहुल आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपके काम को करने वाला होगा वो ही आपका क्या कहलाएगा? वो ही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो हमें समय और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। जो शब्द हमें समय और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, जो कि हमने सबसे शुरू में देखा था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। देखिए, ये जो सहायक क्रिया है ये सब्जेक्ट के बाद आती है। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा है पापा घर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब हमें समय के बारे में बताता है, ठीक है। तो समय यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। तो कैसे पता चलेगा? ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। इंग्लिश में यदि लिखा हुआ है पापा हैज रीच्ड होम, तो ये जो हैज है ना, ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, परफेक्ट में। तो मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट के बारे में बात करें। इंग्लिश में पता चलता है, हिंदी में हमें लास्ट के वाक्यों से पता चलता है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है। ये हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताते हैं। अब देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें समय के बारे में तो बता रही है, सब्जेक्ट के बारे में भी बता रही है। कैसे? घर पहुंचने का काम किसने किया है? पापा ने। तो पापा यहाँ पर अकेले हैं, तो मतलब आपके थर्ड पर्सन के अंदर तो आएंगे, लेकिन एक व्यक्ति है, तो इसीलिए हमने थर्ड पर्सन और एक व्यक्ति है यानी कि सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल किया है। यदि यहाँ पर पापा के स्थान पर एक व्यक्ति और होता है, यानी कि पापा के साथ एक व्यक्ति और होता, तो हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते, तब हम हैव का इस्तेमाल करते। क्योंकि अभी तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज यूज हुआ, लेकिन यदि ये प्लूरल हो जाता तो हम हैव का इस्तेमाल करते। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में भी बताएगी और समय के बारे में भी बताएगी। जैसे कि वह खाना खा लेगा, वह क्या कर लेगा? खाना खा लेगा। तो यहाँ पर खाने के काम को कर लेगा, यानी कि आने वाले समय के बारे में बात की जा रही है, भविष्य काल के बारे में बात की जा रही है। तो बोलेंगे ही विल ईट फूड। अब यहाँ पर देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वह है जो काम को कर लेगा, काम को करने वाला सब्जेक्ट, तो वह कौन है? सब्जेक्ट है। तो वह क्या कर लेगा? खाना खा लेगा। तो आने वाले समय में खाएगा, समय क्या है? फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ही विल ईट फूड, ईट आपकी वर्ब है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। तुमने उससे पूछा, हम किसी से पूछ रहे हैं, भाई तुमने उससे पूछा, जो मैंने तुमसे बोला था, तुमने उससे पूछा कि नहीं पूछा? वो बोलेगा भाई मैंने नहीं पूछा। तो मतलब हम बोलेंगे इंग्लिश में डिड यू आस्क। तो यहाँ पर जो डिड है ना, अब यहाँ पर ये इंटरोगेटिव की तरह यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क की तरह। तो मैंने बोला था इंटरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये उठकर सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी। तो देखिए, काम को करने वाला क्या था? तुम। तो तुम हमने सब्जेक्ट यानी कि यू। अब इससे पहले हमें डिड को लिखना है, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट से आगे आएगी तो आपको समझ जाना है कि ये कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। हेल्पिंग वर्ब हमें ये चीज बताती है। वर्ब का मतलब होता है जो काम सब्जेक्ट करता है, जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है सेंटेंस में, उसी को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो काम क्या करता है? सब्जेक्ट करता है। देखिए, जैसे कि राम दूध बेच रहा है। अब राम जो है वो किस काम को कर रहा है? भाई राम यहाँ पर कर रहा है दूध को बेचने का काम। तो राम के द्वारा बेचने का काम किया गया है, तो जो सब्जेक्ट काम करता है वो वर्ब है, और बेचने का काम किया गया है जो कि मैंने अंडरलाइन किया दिया है। तो बेचना, बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेल। अब ये आईएनजी वाईएनजी कैसे लग गया? क्योंकि ये जो काम है ना, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस का है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आएंगे ना उसमें आईएनजी लगाते हैं। वैसे तो सेल का मतलब होता है बेचना, SELL। ये आईएनजी एक्स्ट्रा इसीलिए आया है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में। तो राम दूध बेच रहा है, राम इज सेलिंग मिल्क। वह बगीचे में खेलता है। तो यहाँ पर कहाँ पर क्या काम की बात की गई है? खेलने की बात की गई है। किसके द्वारा? वह के द्वारा। ऊपर राम के द्वारा काम किया गया था बेचने का, तो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है ना। राम कर रहा है ना दूध को बेचने का काम, तो राम तो सब्जेक्ट है। अब काम कर रहा है यानी कि अभी की बात की जा रही है, प्रेजेंट की। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या बताएगी? समय के बारे में बात बताएगी। तो इज MR ये कहाँ पर यूज होते हैं? प्रेजेंट में यूज होते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, वह क्या कर रहा है? खेलता है बगीचे में, ठीक है। तो ये जो वह है ये सब्जेक्ट है, क्या काम करता है? खेलने का। तो खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। तो ही प्लेज इन द गार्डन, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ऊपर वाला प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। राहुल स्कूल जा चुका है। राहुल कहाँ जा चुका है? स्कूल जा चुका है।
तो हम बोलेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। तो राहुल के द्वारा क्या काम किया गया है, स्कूल जाने का, तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब जा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें कैसे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है ये आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है। तो इस तरह से आप इस वर्ब को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब आपके समझ में आ गया होगी, जो काम सब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, यानी कि जो रिसीवर होता है। सब्जेक्ट तो होता है डूअर और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। तो सब्जेक्ट काम करेगा, ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। जिस पर सब्जेक्ट काम करता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है। अब राम तो है काम को करने वाला, तो राम बन गया सब्जेक्ट। राम क्या काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, तो बेचना हो गया वर्ब। लेकिन ये जो बेचने का काम है, ये किया किस पर जा रहा है, ये किया जा रहा है दूध पर। तो दूध क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था ना, राम यानी कि सब्जेक्ट जिस पर काम करता है। राम बेचने के काम को दूध पर कर रहा है, दूध को तो बेच रहा है। कल को राम सब्जी बेचने लगे, तो राम बेचने के काम को सब्जी पर कर रहा है। तो यहाँ पर दूध और सब्जी वगैरह जो भी कुछ होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, हम बोलेंगे राम इज सेलिंग मिल्क। तो राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और जो सेलिंग है वो वर्ब है, मेन वर्ब, और जो मिल्क है ये आपका ऑब्जेक्ट है। वह बगीचे में खेलता है, तो हम बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन, ही प्लेज इन द गार्डन। वह कहाँ पर खेलता है, बगीचे में खेलता है। तो वह जो है ना, वो खेलने का काम करता है, लेकिन कहाँ पर करता है, बगीचे में करता है। तो बगीचा आपका ऑब्जेक्ट है। ही प्लेज इन द गार्डन। राहुल स्कूल जा चुका है, तो हम बोलेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल। तो राहुल कहाँ पर जा चुका है, स्कूल जा चुका है। जाने का काम किया गया है, तो जाना वर्ब हो गई। ऊपर खेलने का काम था, तो खेलना आपका वर्ब हो गई। ऊपर बेचने का काम था, तो बेचना वर्ब हो गई। यहाँ पर राम, यहाँ पर वह, और यहाँ पर राहुल, ये आपके सब्जेक्ट हैं। और जो ब्लैक कलर में है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है।